हेलो प्यारे प्यारे जुगनुओं, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला पर। और जैसा कि आप सबको पता है, एमपी बोर्ड वाला आपके लिए लेके आया है वन शॉट सीरीज, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, क्योंकि आज के चैप्टर में बायोलॉजी का हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है और पूरा का पूरा वन शॉट में। तो स्टार्ट करें आज के लेक्चर के साथ, आज के सेशन के साथ। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को बहुत फायदेमंद लगेगा। अगर आप लोगों का बैकलॉग है, आपको क्विक रिवीजन करना है, तो हमेशा 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 आप इस सेशन को देख सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास के साथ। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम जनन स्वास्थ्य को कैसे समझते हैं, जनन स्वास्थ्य में किस किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, यौन संचारित रोग कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा किसके साथ, परिभाषा के साथ। परिभाषा बोले तो कि WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलू, सिर्फ जनन अंग नहीं, सारे के सारे पहलू, यानी इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसे कहा जाएगा जनन स्वस्थ। तभी उसे क्या कहा जाएगा कि वो जनन रूप से स्वस्थ है। ठीक है, तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ जनन अंगों के बारे में नहीं है, जनन की प्रक्रिया के बारे में नहीं है। WHO कहता है कि अगर इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो ही वो जनन के स्वास्थ्य में कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो अपने पास WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलू, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक यानी मानसिक और सामाजिक सभी पहलुओं की सकुशलता देखी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे है क्या बेटा कि हमारे पास भारत पहले ऐसे देशों में से था जिसने सन 1951 में एक कार्यक्रम लाया जिसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। यानी भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ, शुरुआत सन 1951 में की थी। ठीक है, इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था, क्यों हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो सबसे पहले बेटा इसका लक्ष्य था कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी लक्ष्य हैं उन सारे लक्ष्यों को अचीव करना, प्राप्त करना, और जनसंख्या को, ठीक है, जनसंख्या को स्थिर करना। ठीक है, तो देखो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला भारत पहला ऐसा देश था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, एकमात्र उद्देश्य था जनसंख्या को स्थिर करना, बोले तो जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को तेजी से बढ़ने से रोकना। ठीक है, अब देखो फिर सन 1977 और 78 के पश्चात परिवार नियोजन कार्यक्रम को बदलकर बना दिया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम क्यों कहा गया? क्योंकि अब इसके अंदर और भी पहलू आते हैं। अब इसके अंदर हम मादा का, शिशु का ध्यान कैसे रखते हैं, यौन संबंधित रोगों से बचते कैसे हैं, सारी की सारी चीजों को देखा जाता है, सारे के सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए अब इसका नाम परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं, परिवार कल्याण कार्यक्रम हो गया। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब हमारे पास फिर अपने पास आता है परिवार कल्याण कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम आता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
जिसे कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यानी अब हम लोग सिर्फ जनन संबंधित अंगों की नहीं, सिर्फ जनसंख्या की नहीं, हम गर्भवती माता, शिशु और युवा में यौन संबंधित चीजों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। यानी अब हमारा लक्ष्य है सिर्फ जनसंख्या को रोकना नहीं, लोगों के पूर्ण रूप से जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है, तो यानी अगला कार्यक्रम हमारे पास आया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम गर्भवती माता, नवजात शिशु का ध्यान रखते हैं। जनसंख्या को तो रोकेंगे ही रोकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ गर्भवती माता का भी ध्यान देंगे और शिशु पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर साफ साफ लिखा है क्या, शिशु व मां के स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, शिशु का मृत्यु दर और माता का मृत्यु दर कम किया जाएगा और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य था RCH का उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जैसे परिवार नियोजन था ना, परिवार नियोजन सिर्फ एक चीज चाहता था, जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन RCH जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, जनन एवं बाल यानी माता का भी ध्यान रखो, शिशु का भी ध्यान रखो और जनसंख्या को नियंत्रित रखो, इन सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब इसके लिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो पहला तरीका है कि स्कूल में, विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी दी गई। ठीक है, और यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो देखो बेटा कई बार क्या होता है कि हम स्कूलों में, विद्यालयों में जब यौन शिक्षा देते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो युवा है हमारा, नई पीढ़ी है हमारी, वो जागरूक हो, वो जाने कि जनन अंगों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, रोगों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और जितना जितना ध्यान वो अपना रखेंगे, नई पीढ़ी उतनी ही स्वस्थ बनेगी। ओके, आगे देखो, फिर हम लोगों ने श्रव्य, दृश्य यानी ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब सुनना वाला, विजुअल मतलब देखने वाला, है ना, श्रव्य या फिर दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल करा जिससे लोगों के बीच में जागरूकता फैले। श्रव्य मतलब सुनने वाले जैसे रेडियो, दृश्य मतलब देखने वाले जैसे टीवी, है ना। आजकल तो तुम लोग तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पर चलाने लगते हो शॉर्ट्स, है ना। तो देखो इन्हीं सब माध्यमों का इस्तेमाल करके, इन्हीं सब माध्यमों का इस्तेमाल करके, मैगजीन का इस्तेमाल करके, ये जितनी भी प्रचार सामग्री थी, इन सब की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं की जागरूकता बढ़ाई। ठीक है, यानी आप लोगों तक, ठीक है, यानी सिंपल सी बात क्या है बेटा, आप लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, भारत के नागरिक तक जागरूकता फैलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों का, रेडियो, टीवी, एड्स, मैगजीन, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया, इन सारे प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों तक जानकारी, जागरूकता फैल सके, लोग जान सके जनन संबंधित पहलुओं के बारे में सही सही जानकारी। ठीक है, आ जाओ। फिर देखो बेटा कि हमारे पास लोगों को हमने समझाया कि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहेगी तो कितनी समस्याएं आ जाएंगी, ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रण में हमारी मदद करें। ठीक है, फिर आता है बेटा कि हम लोगों ने क्या किया कि विवाह योग्य लोगों का
आयु वर्ग तय कर दिया। जैसे लड़कियों में विवाह की आयु क्या होती है 18 वर्ष, लड़कों में विवाह की आयु क्या होती है 21 वर्ष, है ना। तो हम लोगों ने विवाह का आयु तय कर दिया ताकि कम से कम जन्म हो। ठीक है, ओके, आ जाओ। और उसके बाद हमने लोगों को गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताया। गर्भ निरोधक विकल्प मतलब ऐसे विकल्प, ऐसे ऑप्शन, ऐसे तरीके जिनसे गर्भ धारण को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, फिर हमने लोगों को जागरूक करा कि अरे भैया गर्भवती माता की देखभाल आप कैसे कर सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, लोगों को जागरूक करा कि गर्भवती माता की देखभाल कैसे करनी है। और गर्भवती माता के बाद हमने लोगों में यह भी बताया कि किस तरीके से आप जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद मां और नवजात शिशु की देखभाल कर सकते हो। ठीक है, जन्म के बाद किस तरीके से बच्चे और नवजात शिशु की देखभाल कर सकते हो। ठीक है, चलो डन। अब देखो बेटा, ये जो RCH प्रोग्राम था, ये RCH यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम ने एक और बड़ा कदम उठाया। कौन सा था? RCH की कार्य योजनाओं ने लिंग परीक्षण जैसे उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस जैसी तकनीकों पे रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया। मतलब क्या है इस बात का, ये मैं आपको बताती हूं। मतलब है कि जो परिवार कल्याण एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें बेटा इन लोगों ने, RCH ने उल्व भेदन पर रोक लगाई। क्यों? क्योंकि RCH यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चाहता था लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर प्राप्त हो। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उल्व भेदन यानी एमनियोसेंटेसिस पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों? उल्व भेदन क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, और उस पर रोक क्यों लगाई गई, आओ बात करते हैं। तो देखो बेटा, उल्व भेदन का मतलब होता है, उल्व भेदन का मतलब क्या होता है बच्चे? उल्व भेदन का एक सरल मतलब है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है ये देखो बेटा, हमारे पास मान के चलो एक गर्भवती माता है। ये कौन है बेटा? ये हमारे पास एक गर्भवती माता है। ठीक है, माता के अंदर शिशु पल रहा है। माता के अंदर क्या है? शिशु पल रहा है। तो देखो बेटा, शिशु के जन्म से पहले, शिशु के जन्म से पहले 14वें और 16वें हफ्तों के बीच में, प्रेगनेंसी के 14वें और 16वें हफ्ते के बीच में एक परीक्षण किया जाता है जिसे कहा जाता है उल्व भेदन। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? उल्व भेदन। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एमनियोसेंटेसिस। उल्व भेदन, एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होगा? सिंपल सी चीज होगी। सिंपल सी चीज मतलब हम क्या करते हैं, मादा के गर्भाशय के अंदर जहां ये बच्चा पल रहा है, कहां पर बेटा? मादा के गर्भाशय के अंदर जहां ये बच्चा पल रहा है, ठीक है, वहां पर होता है एक एमनियोटिक गुहा। वहां पर क्या होती है बेटा? मौजूद होती है एक एमनियोटिक गुहा। क्या मौजूद होती है बेटा? एमनियोटिक गुहा मौजूद होती है। ठीक है,
एमनियोटिक गुहा के अंदर मौजूद होता है एक द्रव्य जिसे कहा जाता है एमनियोटिक द्रव्य, और उसी द्रव्य के अंदर हमारा शिशु पल रहा होता है। ठीक है, तो मादा के गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक गुहा, जिसके अंदर द्रव्य, एमनियोटिक द्रव्य होता है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, एमनियोटिक द्रव्य होता है। अब ये जो एमनियोटिक द्रव्य है, ठीक है, इसी द्रव्य के अंदर शिशु 9 महीने तक पलता है। इसी द्रव्य के अंदर शिशु 9 महीने तक पलता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम बेटा सुई की मदद से, इंजेक्शन, सिरिंज की मदद से थोड़ा बहुत एमनियोटिक द्रव्य बाहर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सिरिंज की मदद से एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब कई बार बेटा इस एमनियोटिक द्रव्य के अंदर, इस एमनियोटिक द्रव्य के अंदर शिशु की कोशिकाएं हो सकती हैं। एमनियोटिक द्रव्य के अंदर बच्चे की कोशिकाएं हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे की कोशिकाओं की जांच करेंगे। ठीक है, तो ये ले लो, यहां पर एमनियोटिक द्रव्य के अंदर शिशु की कोशिकाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है बेटा, शिशु की कोशिका हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शिशु की कोशिकाओं को लैब के अंदर, शिशु की कोशिकाओं को लैब के अंदर जैव रासायनिक परीक्षण के लिए भेजेंगे। किसके लिए भेजेंगे, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए भेजेंगे। ठीक है, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए भेजेंगे। इस परीक्षण के दौरान हम कोशिका के अंदर, ठीक है, हम कोशिका के अंदर मौजूद गुणसूत्रों की जांच करते हैं बेटा। कोशिका के अंदर मौजूद गुणसूत्रों की जांच करते हैं। कैसे, ये देखो, ये आ गई भैया कोशिका, है ना। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। तो हमारा लक्ष्य होता है कि गुणसूत्रों की जांच करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर से है कि नहीं है। फिर हम देखते हैं कि गुणसूत्रों का आकार बराबर है कि नहीं है। यानी हम बच्चे के गुणसूत्रों की जांच करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर गुणसूत्रों में कोई भी दिक्कत होगी तो बच्चे को आनुवांशिक बीमारी हो सकती है। बच्चे को आनुवांशिक बीमारी हो सकती है। तो कायदे से उल्व भेदन का काम होता है, मुख्य काम होता है बच्चे की गुणसूत्रों की जांच करें ताकि पता लग सके बच्चे में कोई आनुवांशिक विकार है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर लोगों ने इसका दुरुपयोग करा। लोगों ने क्या किया बेटा, लोगों ने इसका दुरुपयोग करा। दुरुपयोग कैसे होगा, ये देखो, दुरुपयोग कैसे होगा। तो देखो बेटा, यहां पर इस प्रक्रिया में हम गुणसूत्रों को जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं बेटा, गुणसूत्रों की, है ना। तो देखो बेटा, इंसान के शरीर में 2 प्रकार के गुणसूत्र आते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं ऑटोजोम, एक होता है जिसे कहते हैं ऑटोजोम, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। दूसरा कैसा होता है बेटा, लिंग गुणसूत्र, है ना। ये 2 प्रकार के गुणसूत्र इंसान के शरीर में होते हैं। ठीक, ये जो लिंग गुणसूत्र है ना, लिंग गुणसूत्र बेटा इंसान के लिंग के बारे में बताता है कि इंसान स्त्री होगा या पुरुष होगा। वो कैसे पता चलता है, लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर लिंग गुणसूत्र X और X है, ऐसा बच्चा लड़की होता है।
अगर लिंग गुण सूत्र X और Y है, ऐसा बच्चा लड़का होता है। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, लोगों ने देखा कि उल्व भेदन की मदद से गुण सूत्रों की जांच होती है, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि अरे गुण सूत्रों की जांच हो रही है, मतलब हम लिंग गुण सूत्र भी पता कर सकते हैं। तो लोग क्या करते थे बेटा, लिंग गुण सूत्र पता करते थे, और अगर लिंग गुण सूत्र की जांच में हमें पता चलता था कि ये जो बच्चा है ये लड़की है, तो इस बच्ची की भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु करा दी जाती थी। इसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। तो उल्व भेदन का दुरुपयोग किया गया ताकि कन्या भ्रूण हत्या की जा सके, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे लड़का और लड़की को बराबर के मौके दिए जाएं, इसलिए हमने उल्व भेदन की मदद से लिंग जांच पर रोक लगा दी। ओके, उल्व भेदन की मदद से लिंग जांच पर रोक लगा दी। अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखो, भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य पाया जाता है। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, उल्व भेदन की मदद से हम एक सिरिंज, बोले तो एक इंजेक्शन की मदद से एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस द्रव्य में, इस तरल के अंदर कुछ कोशिकाएं शिशु की भी हो सकती हैं। उन कोशिकाओं की जांच की जाती है और उन कोशिकाओं में हम गुण सूत्रों की जांच करते हैं ताकि पता लग सके बच्चे में कोई विकार है या नहीं। लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करा और इसकी मदद से लिंग का पता लगाया, और जैसे ही उन्हें पता चलता था कि लिंग लड़की है, तो बच्चे के जन्म से पहले ही प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जाता था। ये क्या है, उल्व भेदन। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये देखो, कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। चले आगे, आगे देखो, अगला आता है बेटा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है कि थोड़े से समय में ही इतना बड़ा जनसंख्या का सैलाब आ जाए, यानी थोड़े से समय में ही हमारी जनसंख्या एकदम से बढ़ जाए, उसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हमारे देश की बात की जाए, अगर हमारे देश की बात की जाए, तो स्वतंत्रता के दौरान, किसके दौरान, स्वतंत्रता के दौरान हमारे देश की आबादी, जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी, लगभग 40 करोड़ थी। और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़े, फिर जैसे ही स्वतंत्रता के बाद जैसे ही 1981 आया, तब आबादी लगभग 40 से बढ़कर 70 करोड़ हो गई। 2011 में, आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 में ये 121 करोड़ हो गई है ना। और आज के समय में आप सब जानते हो कि भारत की आबादी, आप सब जानते हो बेटा कि भारत की आबादी विश्व में सबसे ऊपर है ना। तो अभी ये तो पुराना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी पुराना डेटा देती है, नई एनसीईआरटी अभी तक आई नहीं है। तो नई पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है कि विश्व भर में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये कब की कहानी है, ये 2011 की कहानी है। लेकिन 2026 में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और वो विश्व में सबसे पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखो जनसंख्या मैम इतना तेजी से काहे बढ़ रही है, तो सबसे पहले बेटा जनसंख्या बढ़ने का कारण है कि मृत्यु दर
कम हो गया। मृत्यु दर मतलब एक जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, 1000 लोगों में हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जितनी कम मृत्यु होगी उतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। जितना ज्यादा जन्म होगा, जितने ज्यादा नए बच्चों का जन्म होगा, उतनी जनसंख्या और बढ़ेगी, है ना। ठीक है, फिर देखो बेटा, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम जागरूक हैं, हम जानते हैं गर्भवती माता का ध्यान कैसे रखना है, नवजात शिशु का ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, और जनन वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी जो लोग जनन योग्य हैं, जो नए बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा जनन होगा, ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों का जन्म होगा। ठीक है, अब देखो अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आप सब जानते हो। पहले क्या कि शिक्षा में कमी आएगी मैम, बहुत बढ़िया। दूसरा, रोजगार में भी कमी आएगी, है ना। रोटी कपड़ा मकान, ना खाने को रोटी होगी, ना पहनने को कपड़ा होगा, ना रहने को आवास होगा। ठीक है, निर्धनता आएगी, बिल्कुल मैम। खाने में कमी आएगी, बिल्कुल। और स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में भी समस्या आएंगी। तो इसलिए समय रहते हमें क्या करना चाहिए, हमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अब जनसंख्या को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका है गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां क्या होती हैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला तरीका है गर्भ निरोधक विधियां। यानी इन विधियों में हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं, गर्भधारण को रोकते हैं, ताकि कम से कम जन्म हो। ओके, फिर आता है छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना, यानी लोगों को जागरूक करना, हम दो हमारे दो। यानी अगर आप दो हो, दंपति हो, तो आप भी 2 ही बच्चे रखो, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। ऐसे स्लोगन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा व्यवस्थाएं पहुंचाना और लोगों को समझाना कि इस समय जनसंख्या को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, नहीं तो हमारे ही संसाधन नहीं पूरे हो पाएंगे। ठीक है, चल अब देखो बेटा, जैसा हमने बताया हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है बेटा गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ना। इस चैप्टर में हम गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक वो होता है जो गर्भ धारण को रोकेगा, प्रेगनेंसी को रोकेगा। ठीक है, तो एक उत्तम गर्भ निरोधक के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक बढ़िया गर्भ निरोधक कौन सा होगा बेटा, है ना, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, एक बढ़िया गर्भ निरोधक वो होता है जो पूर्ण रूप से कारगर हो, यानी बढ़िया तरीके से काम करे, प्रेगनेंसी को रोके, गर्भधारण को पूर्ण रूप से रोके। ठीक है, ये प्रयोग करने में आसान होना चाहिए, ये कोई दुष्प्रभाव ना डाले, और आखिर में ये आसानी से उपलब्ध हो सके। जो भी व्यक्ति इन्हें इस्तेमाल करना चाहता है उन्हें आसानी से ये उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, हमें कौन कौन से गर्भ निरोधक विधियां पढ़नी है। ठीक है, आ जाओ। हमें सबसे पहली पढ़नी है प्राकृतिक विधि, फिर रोध विधि, फिर अंतर्गर्भाशय युक्तियां, गोलियां और शल्य क्रिया। इतने प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां हमें पढ़नी है। शुरुआत करेंगे प्राकृतिक विधियों से। किससे शुरुआत करेंगे? प्राकृतिक विधियों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, इसका नाम है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब कि इसमें हम बाहर से किसी और तंत्र का इस्तेमाल नहीं करें, किसी और यंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, प्राकृतिक विधियां ऐसी विधियां हैं जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने वाली हैं।
सबसे पहला तरीका है बाहरी स्खलन विधि। बाहरी स्खलन विधि कहती है कि वीर्य सेचन से पहले, यानी शुक्राणु के मादा के शरीर में प्रवेश करने से पहले ही शिशन को शरीर से, मादा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। यानी शुक्राणु को मादा में पहुंचने ही ना दिया जाए। अगर शुक्राणु मादा में नहीं पहुंचेगा तो वो अंड से निषेचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बाहरी स्खलन विधि में मैथुन के दौरान वीर्य स्खलन से पहले ही, वीर्य को मादा में पहुंचने से पहले ही शिशन को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वीर्य यानी शुक्राणु मादा के शरीर में ना प्रवेश करे। ठीक है, दूसरा आता है आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब कि जिस समय गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा है, जिस समय गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी मादा के आर्तव चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच में जब सबसे ज्यादा संभावना होती है गर्भधारण की, उस समय मैथुन ना करें, संभोग ना करें। ठीक है, तो देखो इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते। क्यों? इस दौरान गर्भधारण के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्तनपान अवस्था चक्र। स्तनपान अवस्था चक्र का मतलब है जब कोई माता शिशु को स्तनपान करती है, उस दौरान माता के शरीर में आर्तव चक्र नहीं चलता, तो अंडाणु नहीं आता, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, गर्भधारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो प्रसव के पश्चात मां जब तक शिशु को स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव यानी आर्तव चक्र नहीं होता, अंडोत्सर्ग नहीं होता, अंडाणु नहीं आता। यानी सिंपल सी बात है, अंडा नहीं आएगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग बेटा सिर्फ 6 महीने तक काम करती है। ओके, चल, ये क्या थी बेटा? ये थी हमारे पास प्राकृतिक विधियां। अगला आता है बेटा रोध विधि। अगला क्या आता है? रोध विधि। रोध विधि में हम लोग शुक्राणु, ध्यान से देखना बेटा, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में एक अवरोधक डालते हैं, एक दीवार बनाते हैं, ताकि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ना हो सके। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, रोध विधियां ऐसी विधि है जिसमें किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोका जाता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाएगा, बीच में एक भौतिक अवरोधक दिया जाएगा। अब ये क्या हो सकते हैं? जैसे कि कॉन्डम। जैसे कि क्या हो सकता है? कॉन्डम। उदाहरण के लिए ले लो बेटा, कॉन्डम जो होता है रबड़ और लेटेक्स का बना शीट होता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके का आता है, नर कॉन्डम भी होता है और मादा कॉन्डम भी होता है। ठीक है, अब जो नर कॉन्डम होता है उसको शिशन के ऊपर डाला जाता है ना। ये ले लो बेटा, ये आ गया शिशन, है ना। शिशन के ऊपर नर कॉन्डम को पहना दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से जब शुक्राणु निकलेगा, यहां से जब शुक्राणु निकलेगा तो देखो कॉन्डम ने दीवार बना दी है, शुक्राणु इसके बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मादा कॉन्डम को सर्विक्स या वजाइना के ऊपर पहना जाता है। कहां पहना जाता है? वजाइना के ऊपर। कहां पर? यहां पर। ये ले लो, ये है बेटा मादा कॉन्डम। अब मान के चलो शुक्राणु यहां पर आता है, ठीक है,
तो शुक्राणु बेटा यहीं पर अटक जाएगा, वो आगे अंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये ले लो बेटा, ये है कॉन्डम, नर का कॉन्डम, और ये है मादा का कॉन्डम। दोनों रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। नर कॉन्डम का सबसे प्रचलित जो अपन कह सकते हैं ब्रांड, वो है निरोध। कौन है? निरोध। फिर आता है बेटा डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। ठीक है, सर्वाइकल कैप इस तरीके का दिखता है, टोपी का जैसा। कैसा दिखता है बेटा सर्वाइकल कैप? इस तरीके का। इसे कहते हैं ग्रीवा टोपी। क्या कहते हैं बेटा? ग्रीवा टोपी, ये वाली। ठीक है, इसे कहां पहना जाता है? इसे मादा के, ध्यान से देखना बेटा, इसे मादा के ग्रीवा में पहनाया जाता है। कहां पर पहना जाएगा? मादा के ग्रीवा में पहनाया जाएगा। ये है ग्रीवा, है ना? तो ग्रीवा वाले हिस्से में ये सर्वाइकल कैप यानी ग्रीवा टोपी को यहां पर पहनाया जाएगा। अब जो भी शुक्राणु आएगा बेटा, जो भी शुक्राणु आएगा वो इस ग्रीवा टोपी के आगे नहीं बढ़ पाएगा और अंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये डायफ्राम, डायफ्राम को भी ग्रीवा में ही पहना जाता है ताकि शुक्राणु अंड तक ना पहुंच पाए। ठीक है, फिर अगला आता है बेटा जिसे कहा जाएगा अंतःगर्भाशय युक्तियां। अगला क्या आता है? अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी IUD। यानी क्या कहा जाएगा? IUD। सिंपल सी चीज है, अंतःगर्भाशय युक्तियां IUD। नाम है अंतःगर्भाशय, यानी इनको गर्भाशय के अंदर भेजा जाएगा। इन्हें कहां भेजा जाएगा? गर्भाशय के अंदर। तो ये देखो, अंतःगर्भाशय युक्ति को गर्भाशय में भेजा जाता है और ये इंसान खुद से नहीं कर सकता। इसके लिए उसे मदद लगती है प्रशिक्षित डॉक्टर या फिर नर्स की। डॉक्टर और नर्स ही मादा के गर्भाशय में, ठीक है, ध्यान से देखना, मादा के गर्भाशय में, यहां पर मादा के गर्भाशय के अंदर इन यंत्रों को भेजते हैं। ठीक है, अब ये यंत्र कैसे दिखते हैं? तो सिंपल सी चीज है बेटा, ये यंत्र 3 तरीके के आते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये 3 तरीके के आते हैं। सबसे पहला है औषधि रहित, दूसरा है तांबा मोचक और तीसरा है हार्मोन मोचक। सबसे पहले बात करेंगे औषधि रहित IUD। जो औषधि रहित IUD होता है, इसके अंदर नाम है औषधि रहित, इसमें कोई औषधि नहीं होगी और ये गर्भाशय में भेजा जाता है जहां पर ये शुक्राणु को नष्ट करता है। ठीक है, एक उदाहरण है बेटा लिपीज लूप, ये कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा है तांबा मोचक, नाम है तांबा मोचक, यानी ऐसा युक्ति जो तांबा का निष्कासन करेगा। इसको गर्भाशय के अंदर भेजो तो ये क्या करेगा? तांबा, कॉपर के अणुओं का निष्कासन करेगा। अब ये कॉपर के अणु शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को भी कम करते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लो, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। फिर आता है हार्मोन मोचक, ऐसे IUD जो माता के गर्भाशय में हार्मोन का निष्कासन करेंगे, जिनके कारण अंडोत्सर्ग नहीं होगा और आरोपण नहीं होगा। उदाहरण के लिए प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। उदाहरण के लिए प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। फिर आती है बेटा गोलियां। गोलियां जो होती हैं, गोलियों के अंदर, गोलियां टैबलेट, अपन बीमार होते हैं तो खाते हैं ना गोलियां, है ना? उसी तरीके से गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, यानी ऐसी गोलियां जो प्रेगनेंसी को रोकेंगी। अब देखो बेटा, इन गोलियों के अंदर या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा,
ठीक है। इन गोलियों के अंदर क्या होता है बेटा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा और प्रोजेस्टेरॉन नहीं तो ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होगा। ठीक है, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन होगा, नहीं तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, तो ये देखो बेटा, इन गोलियों को लिया जाता है जब आर्तव चक्र के शुरुआती 5 दिन होते हैं, यानी इनको लेने के लिए आर्तव चक्र के शुरुआती 5 दिन के अंदर अंदर लेना होता है, और फिर उसके बाद लगातार 21 दिनों तक ली जाती है। जैसे ही 21 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर 7 दिनों का अंतराल रखा जाता है। क्या रखा जाता है बेटा, 7 दिनों का गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो शुरू कब करना है, शुरू करना है आर्तव चक्र के शुरुआती 5 दिन के अंदर, मासिक चक्र के शुरुआती 5 दिन के अंदर अंदर, जब ऋतुस्राव होता है। ठीक है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। ओके, उन शुरुआती 5 दिनों के अंदर अंदर इन गोलियों को लेना शुरू करना है। फिर 21 दिनों तक रोज एक एक गोली लेनी है। जैसे ही 21 दिन पूरे होते हैं, फिर 7 दिनों का गैप दे दो। फिर क्या कर दो, 7 दिनों का गैप दे दो। ठीक है, 7 दिन के गैप के बाद वापस 21 दिनों तक, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन, फिर 7 दिनों का गैप, फिर 21 दिन। इसे बिना भूले रोज लेना होता है। ठीक है, अब इन गोलियों में जो हार्मोन होता है ना, वो हार्मोन बेटा आरोपण नहीं होने देता, वो अंडोत्सर्ग नहीं होने देता, और वो ग्रीवा की क्वालिटी में बदलाव कर देता है। ठीक है, जिससे गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी नहीं चल पाती। ओके, उदाहरण के लिए ले लो बेटा माला डी, उदाहरण के लिए ले लो माला डी। अब देखो बेटा, ये जो हार्मोन वाली गोलियां हैं ना, इनके कारण बहुत अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अब क्या हुआ, अब भारत ने एक ऐसी गोली बनाई है जो गर्भ निरोधक तो है, लेकिन उसके अंदर हार्मोन नहीं होते। नाम है सहेली। सहेली भारत में बनी गोली है, जो बनाई है CDRI लखनऊ ने। किसने बनाई है, CDRI लखनऊ। CDRI बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने गर्भ निरोधक गोली बनाई है जो प्रेगनेंसी को रोकेगी, और ये गैर स्टेरॉइड होती है। गैर स्टेरॉइड का मतलब क्या है, ये हार्मोन नहीं देती। ठीक है, ये बस हफ्ते में एक बार लेनी होती है, सप्ताह में क्या होती है, सिर्फ एक बार ली जाती है। सप्ताह में कब ली जाती है बेटा, केवल एक बार लेनी होती है। तो यानी इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। ओके, चल अब देखो बेटा, अगला आता है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया एक ऐसी विधि है बेटा जिसे सर्जरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जरी। इसको वापस से बदलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यानी आमतौर पर शल्य क्रिया को वो लोग अपनाते हैं जिन्हें भविष्य में कभी बच्चा नहीं चाहिए, जिन्हें भविष्य में कभी बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, ये 2 तरीके से होता है। पुरुष में इसे कहा जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन, और स्त्री में, महिलाओं में इसे कहा जाता है डिंबवाहिनी अंडवाहिनी उच्छेदन। मतलब क्या है, आओ बताती हूं। तो बेटा पुरुष में इसे क्या कहा जाता है, पुरुष में इसे कहा जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन। क्या कहा जाता है, शुक्रवाहक उच्छेदन। बोले तो पुरुष के अंदर, नर के अंदर हम शुक्रवाहक, जो आपको ये दिख रही है ना, शुक्रवाहक को काट देते हैं और बांध देते हैं। उससे क्या होगा, शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया, उससे क्या होगा,
उससे बेटा शुक्राणु नर के शरीर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब शुक्राणु नहीं आ पाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। फिर आता है मादा के अंदर। मादा के अंदर कहलाता है अंडवाहिनी उच्छेदन। मादा के अंदर क्या कहलाता है बेटा? अंडवाहिनी उच्छेदन। इसमें हम क्या करते हैं? मादा की अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं। तो ये देखो, मादा की अंडवाहिनी है, इसे काट कर बांध दिया गया ताकि निषेचन ना हो सके, ताकि निषेचन ना हो सके। तो ये होती है बेटा शल्य क्रिया। क्या होती है? शल्य क्रिया। तो देखो, पुरुषों में अपन क्या करते हैं कि शुक्रवाहक को काटकर बांध देते हैं, और मादाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं ताकि निषेचन ना हो सके। तो ये वो सारी क्रियाएं थी बेटा जो गर्भधारण को, प्रेगनेंसी को रोकती है। जो क्या करती हैं? गर्भधारण या प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण को रोकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सगर्भता का चिकित्सा समापन। सगर्भता का चिकित्सा समापन मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब कोई दंपति, कोई माता पिता अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले ही प्रेगनेंसी का समापन कर दे, गर्भ का समापन कर दे, जिसे गर्भपात कहते हैं। ठीक है, तो देखो, गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से माता पिता बच्चे के जन्म से पहले ही अपनी इच्छा से गर्भ को खत्म करें, इसी को कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी है ना, का चिकित्सीय समापन, यानी अपनी इच्छा से डॉक्टर के पास जाना और बोलना कि इसको गर्भ को गर्भपात कर दो, यानी गर्भधारण को खत्म कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले क्या होता था? सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी MTP। लोग क्या करते थे पहले के समय में? जैसे ही उन्हें पता चलता था कि बच्चा कन्या है तो तुरंत गर्भ का समापन करा लेते थे। लेकिन फिर सरकार ने एंट्री ली। सरकार बोली नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो सरकार ने सगर्भता पर रोक लगा दी, सगर्भता के चिकित्सीय समापन पर रोक लगा दी। ठीक है, फिर बेटा लोगों ने बातें पूछी कि अगर किसी को सच में कोई दिक्कत है तब क्या होगा? तो फिर 1971 के अंदर, किसमें? 1971 के अंदर भारत सरकार ने गर्भपात यानी सगर्भता के समापन MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 में कानूनी स्वीकृति गर्भपात को, MTP को दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, क्या? कुछ नियमों के साथ। वो नियम क्या है? वो नियम ये है बेटा कि जब गर्भपात हो रहा है, यानी सगर्भता का समापन हो रहा है, तो उस दौरान अगर बच्चे की जान को खतरा है तो भी हो सकता है, मां की जान को खतरा है तो भी आप करा सकते हो, या फिर गर्भ निरोधक फेल हो गया, उसने अपना काम नहीं करा, तो भी सगर्भता का समापन करा सकते हो। और रेप जैसे केसेस में भी, बलात्कार जैसे केसेस में भी समापन करा सकते हो। कब नहीं करा सकते? आप तब नहीं करा सकते जब आपने बच्चे की लिंग जांच की हो, जब आपने पता किया हो कि ये जो भ्रूण है ये कन्या है, उस समय आप गर्भता का समापन नहीं करा सकते। ठीक है, ये शर्तें जो हैं सरकार ने रखी थी। ठीक है, अब देखो इसको करा कब सकते हैं? तो बेटा अगर गर्भधारण का, सगर्भता का समापन कराना है तो सबसे सेफ समय होता है शुरुआती 3 महीने। सबसे सेफ समय होता है शुरुआती 3 महीने। लेकिन अगर किसी को 3 महीने के बाद यानी 12 से 24 सप्ताह के बीच में कराना है गर्भपात,
किसी को अगर 12 से 24 यानी 6 महीनों तक गर्भपात कराना है, तब बेटा तब उन्हें लेना पड़ेगा 2 डॉक्टरों की सलाह। उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा? 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप 12 हफ्तों से पहले पहले यानी शुरुआती 3 महीनों के अंदर गर्भपात करा रहे हो तो एक डॉक्टर की सलाह से करा सकते हो, क्योंकि वो सबसे सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद 12 सप्ताह के बाद करा रहे हो तब मादा की जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए 2 डॉक्टरों की सलाह बहुत जरूरी है गर्भपात कराने से पहले। ठीक है, अब आगे चलो बेटा। अगला आता है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंध की वजह से फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो संभोग के दौरान, यौन संबंधों के दौरान के कारण फैलते हैं, उन्हें कहा जाता है यौन संचारित रोग। उन्हें क्या कहा जाता है? यौन संचारित रोग कहा जाता है। छोटे में इन्हें हम एसटीडी भी कह सकते हैं। एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसे रोग जो यौन संबंध से लोगों में फैलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है सुजाग गुनेरिया। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे गुनेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब जो गुनेरिया होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गुनेरिया। इसमें इंसान को मूत्र त्याग करते समय जलन होती है। फिर आता है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरिया से होता है जो दूसरे इंसान में यौन संबंध से फैल सकता है। ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया ट्रिपेनोमा पैलिडियम के कारण। इसमें इंसान के जनन अंगों पर घाव होने लगता है। फिर आता है बेटा एड्स। एड्स वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम है HIV। एड्स इंसान के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार बुखार होता है, बीमारियां होती हैं, उसकी मांसपेशियों मसल्स में दर्द होता है। ठीक है, फिर आता है हेपेटाइटिस बी। ये एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जिस विषाणु का नाम है HBV। इसमें इंसान का पेट दर्द होगा, जी मचलाएगा, घबराहट होगी। ठीक है, फिर आता है जेनाइटल वॉर्ट। जेनाइटल वॉर्ट एक वायरस से, विषाणु से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जेनाइटल वॉर्ट इंसान में नर के अंदर शिशन और मादा के अंदर योनि में मत्स्य बना देता है। ठीक है, तो देखो बेटा 3 बीमारियां आती हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज। हर्पीज भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इन तीनों यौन संचारित रोगों का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, शुरुआत में इंसान को लक्षण दिखेंगे, जैसे जनन अंगों पर सूजन होगी, खुजली होगी और द्रव्य का निष्कासन होगा। अगर इंसान ने शुरुआती लक्षणों के बाद डॉक्टर से सलाह नहीं ली, इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं गया, तो ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इंसान को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, इंसान को बांझपन जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो समाज के डर से, ठीक है, समाज के डर से इंसान को इन बीमारियों में छुपना नहीं चाहिए। उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, अगला आता है जिसे कहा जाता है बंध्यता, इनफर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब 2 दंपति 2 साल, ठीक है, जब कोई दंपति 2 साल कोशिश करने के बाद भी, 2 साल संभोग के बाद भी
गर्भ धारण नहीं कर पा रहा, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा, उसे बंध्यता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक विशेष तकनीक आती है जिसे कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। जिसे क्या कहा जाता है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इन तकनीकों की मदद से हम ऐसे दंपति को जो बंध्यता से गुजर रहा है, उनको बच्चा गर्भ धारण करने में मदद कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है बेटा परखनली शिशु। सबसे पहला क्या आता है बेटा? परखनली शिशु आता है। परखनली शिशु क्या होता है, इसको बात करते हैं। ठीक है, तो परखनली शिशु, आ जाओ। सबसे पहला तरीका है परखनली शिशु। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। किस नाम से जाना जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। या फिर और बोले तो जाना जाएगा इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें मान के चलो बेटा एक दंपति है, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से वो बच्चा नहीं कर पा रहे, संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? ये ले लो बेटा, ये पिता है, ये कौन है बेटा? मादा है। ये पिता है, ये मादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम या तो पिता से शुक्राणु लेंगे, ठीक है, या फिर अगर पिता के शुक्राणु में कोई दिक्कत है तो हम एक दूसरे पुरुष को ढूंढेंगे जिसे दाता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? दाता कहा जाता है। तो या तो पिता से या फिर दाता से हम क्या करेंगे? शुक्राणु को लेते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु को लेते हैं। तो ये ले लो बेटा, इसके अंदर हमने शुक्राणु को इकट्ठा किया। ठीक है, फिर वहीं दूसरी तरफ मादा से क्या लेते हैं बेटा? मादा से हम लेते हैं अंडाणु। पर अगर मादा के अंडाणु में दिक्कत है या फिर मादा अंडाणु नहीं बना पा रही, तो हम एक दाता स्त्री को ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं? एक दाता स्त्री को ढूंढते हैं। किसे? दाता। और फिर दाता स्त्री से अंडाणु को लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लो बेटा, यहां पर हमने क्या ले लिया? यहां पर हम लोगों ने अंडाणु को ले लिया। ठीक है, शुक्राणु भी ले लिया और अंडाणु भी ले लिया। अब दोनों को प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अब दोनों को कहां भेजा जाएगा? प्रयोगशाला में। दोनों के दोनों शुक्राणु और अंडाणु कहां पर भेजे गए बेटा? प्रयोगशाला में। अब देखो बेटा, कोशिश की जाती है कि प्रयोगशाला के अंदर बिल्कुल शरीर के जैसा माहौल बनाया जाए। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर अंडाणु भी पहुंच गया, ठीक है, और यहां पर शुक्राणु भी पहुंच गया। तो प्रयोगशाला के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु का क्या कराया जाता है बेटा? निषेचन कराया जाता है। और निषेचन के बाद क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट, युग्मनज। क्या बनेगा? जाइगोट बोले तो युग्मनज। क्या बोलेगा? जाइगोट बोले तो युग्मनज। क्या बनेगा? जाइगोट नहीं तो युग्मनज। ठीक है, अब ये जो जाइगोट प्रयोगशाला में बन गया है, इसे वापस मादा के शरीर में भेजा जाएगा। इसे क्या किया जाएगा बेटा? वापस मादा के शरीर में भेजा जाएगा। ठीक है, अब दो रास्ते होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो रास्ते। अगर हमारा जो जाइगोट है, भ्रूण है, वो 8 कौशिकीय अवस्था से कम है। वो कैसा है बेटा? 8 कौशिकीय अवस्था से कम है,
तब उसे भेजा जाएगा मादा की अंडवाहिनी में। ठीक है, तब उसे भेजा जाएगा मादा की अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है ZIFT। इसे कहा जाता है ZIFT। बोले तो युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण यानी युग्मनज अगर 8 कोशिका अवस्था से कम है तो उसे मादा की अंडवाहिनी में भेजा जाएगा। इंग्लिश में इसका पूर्ण रूप होता है जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यानी जाइगोट को हमारे युग्मनज को माता की अंडवाहिनी में भेजा जाएगा, जहां से वो गर्भाशय की तरफ जाएगा और 9 महीने तक पूरा शिशु बनाएगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा रास्ता। दूसरा क्या है कि अगर 8 कोशिका अवस्था से कम है, ठीक है, अगर 8 कोशिका अवस्था से ज्यादा है, तब बेटा तब भ्रूण को, जाइगोट को भेजा जाता है गर्भाशय के अंदर। कहां पे भेजा जाता है? गर्भाशय में स्थानांतरण करा जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थानांतरण करा जाएगा? गर्भाशय में स्थानांतरण करा जाएगा। इसे कहा जाता है IUT। IUT बोले तो अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। इसे क्या कहा जाएगा? अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं। ये जो जाइगोट है, कौन है बच्चे? ये जो हमारा जाइगोट है, ठीक है, ये जो हमारा जाइगोट है, इसे मादा के शरीर में भेजा जाएगा। बस शर्त इतनी है, अगर वो 8 कोशिका अवस्था से कम है, अगर वो 8 कोशिका अवस्था से कम है तो उसे अंडवाहिनी में भेजा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी अंडवाहिनी में स्थानांतरण करा जाएगा। लेकिन अगर 8 कोशिका अवस्था से ज्यादा है तो उसे माता के गर्भाशय में स्थानांतरित करा जाएगा। इसे कहा जाता है IUT, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, यानी गर्भाशय के अंदर स्थानांतरण। ठीक है, अब ये जो बच्चा है ये 9 महीने तक मादा के शरीर में ही विकसित होगा और 9 महीने बाद जन्म होगा। ठीक है, डन। आगे आ जाओ। ऐसे बच्चों को, जिनका, ऐसे बच्चे जो निषेचन प्रयोगशाला में होता है जिनका, ऐसे बच्चों को परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, IVF। ओके, क्या कहा जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। चल आगे देखो, आगे आता है युग्मक अंतः फलोपियन स्थानांतरण। आगे क्या आता है? युग्मक अंतः फलोपियन स्थानांतरण, गिफ्ट। इसमें क्या होता है समझो। मान के चलो बेटा एक मादा है, ठीक है, ये जो मादा है बेटा, ये मादा अंड उत्पन्न नहीं कर सकती। ये मादा क्या है बेटा? अंडाणु नहीं बना सकती। इस मादा के शरीर में अंडाणु नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इनके शरीर में निषेचन हो सकता है। ये बच्चे को 9 महीने तक पाल सकती हैं, बस अंडाणु नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरी स्त्री को ढूंढते हैं जिसे कहा जाता है दाता। हम क्या करेंगे?
एक दूसरी स्त्री को ढूंढेंगे बेटा। इस दूसरी स्त्री को क्या कहा जाएगा? दाता। ठीक है, ये दाता अंडाणु बना सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे? दाता के शरीर से अंडाणु को लेते हैं। क्या करेंगे? दाता के शरीर से अंडाणु को लेते हैं और फिर इस अंडाणु को मादा की अंडवाहिनी में भेज देते हैं। फिर क्या करेंगे? इस अंडाणु को मादा की अंडवाहिनी में भेज देते हैं। वहां पर शुक्राणु आएगा और निषेचन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने दूसरी दाता से अंडाणु लेकर इस माता की अंडवाहिनी में डाला, इसीलिए इसका नाम पड़ा युग्मक। अंडाणु अंतः फलोपियन स्थानांतरण। फलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी, यानी युग्मक को माता के अंडवाहिनी में भेज दिया। तो देखो, यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? दाता स्त्री के अंडाणु को मादा की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं। इसे छोटे में कहा जाता है गिफ्ट। क्या कहा जाता है? गिफ्ट। ओके, चल आगे आता है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेपण। इसे छोटे में कहा जाता है ICSI। इंग्लिश में बोले तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसमें क्या होता है? हम प्रयोगशाला के अंदर शुक्राणु को निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये आ गई हम लोगों की प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में हमने शुक्राणु को बाहर निकाला और अंडाणु को भी बाहर निकाला। ये ले लो बेटा, हमारा अंडाणु है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अंडाणु के अंदर इंजेक्शन की मदद से अंडाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर, अंडाणु की कोशिका के अंदर इंजेक्शन की मदद से शुक्राणु को भेजते हैं। यानी अंडाणु है, अंडाणु के अंदर कोशिका द्रव्य है ना? तो इंजेक्शन की मदद से शुक्राणु को भेजा जाता है। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? अंतः कोशिकीय शुक्राणु निषेपण, यानी अंडाणु कोशिका के अंदर शुक्राणु को भेजा गया। ठीक है, तो देखो, शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्शन की मदद से प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ICSI। दूसरा आता है बेटा कृत्रिम वीर्यसेचन। क्या आता है? कृत्रिम वीर्यसेचन, AI। बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है समझो। मान के चलो, ठीक है, क्या मान के चलो? मान के चलो बेटा, अगर कोई नर है, ठीक है, अगर कोई नर है जिसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, या फिर शुक्राणु में गति नहीं है, तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग करते हैं, यानी कृत्रिम वीर्यसेचन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले हम नर से, अगर नर के पास, पिता से, अगर पिता के पास शुक्राणु नहीं है तो दाता से हम क्या करते हैं? शुक्राणु को लेते हैं। हम क्या करेंगे? शुक्राणु को लेते हैं। ये ले लिए हमने शुक्राणु। इन शुक्राणुओं को बेटा मादा के, ध्यान से सुनना, इन शुक्राणुओं को ठीक है, इन शुक्राणुओं को मादा के योनि
या गर्भाशय में हम भेजते हैं। हम क्या करेंगे, इन शुक्राणुओं को, ध्यान से देखना, ये जो शुक्राणु है इसे मादा की योनि या फिर मादा के गर्भाशय के अंदर हम भेजते हैं ताकि निषेचन की गारंटी हो सके। ठीक है, इसे कहा जाता है कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम क्यों? क्योंकि हमने किया है, किसी और मानव ने किया है। ठीक है, ओके। तो ये वो विधियां हैं बेटा जिनकी मदद से हम ऐसे दंपति का इलाज कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं संतान पाने में। ठीक है, तो आ जाओ बेटा अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में भ्रूण के लिए लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस वैध है कि नहीं है? यानी भारत में एमनियोसेंटेसिस बोले तो उल्व भेदन, एमनियोसेंटेसिस बोले तो उल्व भेदन, यानी उल्व भेदन की मदद से लिंग जांच कर सकते हैं, हाँ कि ना? तो देखो बेटा, एमनियोसेंटेसिस उल्व भेदन की मदद से लिंग निर्धारण कैसा है? अवैध है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आईवीएफ तकनीक को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आईवीएफ तकनीक वो तकनीक, परख नली शिशु, जिसमें शिशु का निषेचन प्रयोगशाला में होता है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, परिवार नियोजन का सबसे प्रभावी अस्थायी उपाय कौन सा है जो एसटीडी से बचाव करता है? यानी इतना सा पूछ रहा है कि अगर आपको परिवार नियोजन करना है, यानी आपको छोटा परिवार चाहिए, आप ज्यादा बच्चे नहीं उत्पन्न करना चाहते, तब कौन सा गर्भ निरोधक इस्तेमाल करोगे? ऐसा गर्भ निरोधक जो एसटीडी से भी बचाता है, यानी यौन संचारित रोगों से भी बचाता है, तो उसका नाम है बेटा कॉन्डम। ठीक है, आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि कोई भी इंसान सभी पहलू, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, सभी पहलुओं से सकुशल हो। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज का सेशन बेटा लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहती हूं। उन होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, पहला होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। क्वेश्चन में पूछा है, भारत में एमटीपी अधिनियम को कानूनी मान्यता कब दी गई? यानी भारत सरकार ने कब बोला आप सगर्भता का चिकित्सीय समापन कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ? कौन सा साल था वो? ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में ले लूं। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में एक और ले लो बेटा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है, ठीक है, ये वाला, आ जाओ। गिफ्ट तकनीक में क्या स्थानांतरित किया जाता है? यानी गिफ्ट की तकनीक जो मैंने आपको बताई, उसमें मादा के अंडवाहिनी में किसे भेजा जाता है? ठीक है, ओके, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ठीक है, चलो, तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क में होने वाले हैं, तो होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर देना। तब तक मुलाकात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ। और आपको ये वन शॉट कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और अपने बाकी सब दोस्त, भाई, बंधु जो भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्लास 12th में हैं, उनको ये शेयर कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय प्यारे प्यारे बच्चा लोग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलेंगे अगले वन शॉट के साथ।